नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने पहले भी कैलाश के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और कैलाश के ऊपर दोबारा से एक रिपोर्ट आई है जो कि सीक्रेट फाइल्स के अंदर दबी हुई थी कि चाइना ने 2001 में अपना हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करी और देखने के लिए एक घमंड तोड़ने के लिए भारत का। ये चाइना बोल रहा है कि मैं भारत का घमंड तोड़ूंगा कि कैलाश पर्वत कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पत्थर है। उन्होंने 2001 में अपना हेलीकॉप्टर, एक हैवी चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर को जो स्क्रीम कर रहा था थ्रू थिन एयर ऑफ तिब्बत, उसको भेजा और वहां पे आवाज आई मे डे मे डे। हमें कंपास के ऊपर यही समझ नहीं आ रहा कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। कॉकपिट के अंदर इतना बड़ा क्योस था क्योंकि उनका जो फ्यूल गेज है जहां पे बताया जाता है कि फ्यूल कितना है, उसने कभी बोला कि जीरो हो गया है, वो ड्रॉप कर गया जीरो पे, और कभी बोल रहा है कि फुल है। रडार की जो स्क्रीन है वो इतनी ज्यादा स्टैटिक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। कंपास स्पिन कर रहा था फैन की तरह। और जो पायलट है, जो बेस्ट था, ये इसका पीएलए का, पीपल्स रिपब्लिक लिबरेशन आर्मी चाइना का, उसको ये समझ नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या। वो कितने ज्यादा वॉर जोन्स के अंदर वो फ्लाई कर चुका था। उसने इवन की जो टाइफून होता है उसके बीच में से फ्लाई किया उसको मैप करने के लिए। लेकिन जो यहां पर उसने देखा, उसने ऐसा सीन कभी भी देखा नहीं था। फियर था उसके अंदर, बिकॉज वो किसी एनिमी की, जो दुश्मन कंट्री होता है, उसकी आर्मी से नहीं लड़ रहा था। वो ट्राई कर रहा था डायरेक्टली जो माउंट कैलाश है उसके ऊपर पहुंचने के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। वो सारी बातें बोलेंगे आज हुआ क्या। ये स्टोरी है जो चाइना डिलीट करना चाहता है हिस्ट्री से। और हमें मालूम है कि चाइनीज मिलिट्री का माइंडसेट क्या है। उनका माइंडसेट है एक्सपेंशन का, कंट्रोल का और डोमिनेंस का। उन्होंने मैप देखा तिब्बत का, और तिब्बत के मैप में उनको एक प्रॉब्लम दिखी। उन्होंने देखा कि एक माउंटेन है जिसके ऊपर कोई भी आदमी अब तक पहुंच नहीं सका। चाइना ने खुद भी कोशिश करी वहां पर अपने माउंटेनियर्स को भेजने के लिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो पहले बना दिया था। अब इंडियन माइंडसेट जो है, उनके लिए कैलाश एक वो पर्वत है जहां पर शिवजी खुद वास करते हैं। लेकिन जो चाइनीज जनरल्स हैं, उनके लिए वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, एक चैलेंज है उनकी अथॉरिटी के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग वहां पर क्लाइंब नहीं कर सकता, क्यों ना हम अपनी मशीन को भेजें। हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भेजते हैं या ड्रोन्स को भेजते हैं, वो वहां जाकर लैंड करेंगे और भारतीयों का घमंड तोड़ देंगे कि ये शिवजी का जगह है। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा मिशन को प्लान कर लिया। क्यों ना फ्लाई किया जाए, पूरी जो पर्वत है उसकी जो ऊपर चोटी है उसको स्कैन किया जाए, और उसके ऊपर लैंड करने के बाद ये प्रूव किया जाए कि ये तो मिथ है, ये सब एक एक रॉक है, पत्थर का एक पहाड़ है और थोड़ी सी बर्फ है। और ये जो पूरी की पूरी इनकी जो कथाएं हैं, हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, जैनियों की, वो सारी हम ब्रेक करके छोड़ देंगे। ऑर्डर दे दिया गया, एक टॉप सीक्रेट मिशन जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। वेदर रिपोर्ट देखी तो बिल्कुल क्लियर था, अगले 2-3 दिन तक कोई भी वहां पर आसमान में कोई बादल छाने का मकसद ही नहीं था, बाकी कोई हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल ब्लू स्काई था। विंड जीरो या 1-2 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी। हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया गया तिब्बत के प्लेटो से। जो क्रू था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आज हिस्ट्री बनाने वाले हैं, कि कितनी ज्यादा किताबें हैं हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, जो हम नलीफाई कर देंगे। और वो साथ में लेके आ रहे थे एरोगेंस ऑफ चाइना। कहां पर? महादेव के चरणों में। हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक इनविजिबल लाइन को क्रॉस किया, एक सेकंड में, एक मोमेंट में, जो क्लियर सनलाइट थी उनको दिख रही थी, अगले मोमेंट में एक बिल्कुल ब्लैक टर्बुलेंस उनके सामने आ गई। ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं था। और जो ये वेदर रिपोर्ट वाले लोग हैं वो इस चीज को एक्सप्लेन भी कर नहीं पा रहे हैं। क्लाउड्स कहां से निकल के आ गए किसी को समझ नहीं आया। जैसे कि एक लाइन थी, इनविजिबल लाइन, उसको जैसे ही क्रॉस किया एक डिफरेंट वर्ल्ड उनके सामने था। जो हेलीकॉप्टर है, वो जो पायलट है हेलीकॉप्टर का, उसने बोला कि ऐसे मुझे लगा जैसे कि फोर्स है जो उसने सेंस की, वहां पर ग्रेविटी डबल हो गई। और जो पायलट है उसको वापस वापस आना पड़ा, क्योंकि जो मशीन है वो नीचे गिर रही थी, उसको हैवीनेस महसूस हो रही थी, और उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था।
उसके बाद आया साइलेंस। साइलेंस ये था कि जो रेडियो के कम्युनिकेशंस हैं वो डेड हो गए। नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। और पायलट पायलट अपने हाथों की तरफ देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था किसी भी चीज को। वो ठंड के कारण उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। और उसको एक किसके कारण था? सडन बायोलॉजिकल टेरर उसके अंदर हुआ। एक ऐसी वॉइस उसके दिमाग में बोल रही थी, टर्न बैक, वापस चले जा बेटा। एंड उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि यार हिस्ट्री बनानी है, इस पर्वत के ऊपर एक बार लैंड कर लेते हैं। नहीं कर पाए। उन्होंने स्कैन करने की कोशिश करी, चलिए लैंड नहीं करते, उसके आसपास घूम करके वो उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन भी कर नहीं पाए, भागना पड़ा। भागे भी, और उसके बाद जैसे ही चॉपर को उन्होंने पीक से दूर निकालकर इमरजेंसी लैंडिंग करी, जैसे ही लैंडिंग करी है, पूरा स्काई दोबारा से क्लीन हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो सारा इंसिडेंट है वो पायलट्स कभी भूल नहीं सकते। लेकिन ये हॉरर यहीं पे खत्म नहीं होता। चाइना है, जल्दी से मानता नहीं है। इसलिए आपको लगेगा कि यार स्टोरी एंड हो गई हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नाइटमेयर शुरू होना है। जो टीम नीचे ग्राउंड के ऊपर थी, उनको चाइना ने बोला, ये साइंटिस्ट थे, कि आप एक काम कीजिए, आप अपने कैंप से निकल के पहाड़ी के अंदर ऊपर तक जाइए, नॉट टॉप पर, बीच में, और वहां पर ड्रिल कीजिए और सैंपल लेकर आइए कि इस पहाड़ी में आफ्टर ऑल है क्या। रात को वहां पर पहुंचे, वो 12 घंटे लगाए फॉरबिडन जोन के अंदर। सैंपल इकट्ठे किए गए और जब वो रिटर्न किए कैंप के ऊपर, उनके जो कलीग्स थे वो हैरान रह गए। जब ये साइंटिस्ट ऊपर गए थे, ये 30s की एज में यंग मैन थे, लेकिन जब ये वापस आए, दे वर लुकिंग लाइक ओल्ड पीपल। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां, बाल लंबे हो चुके थे। 2 हफ्ते में उनका ये हालत था जैसे कि एक रात लगाई है वहां पर, 2-3 हफ्ते में आप नहाए नहीं हो और आपके नेल्स बड़े हो जाए, आपके बाल बड़े हो जाए, वो वाला हाल हो गया था। और जो उनका स्किन है वो ग्रे हो गया था, रिंकल्ड था, जैसे कि बूढ़े हो गए हों। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज में टाइम डायलेशन, और ये फेटल होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि विद इन 1 ईयर जितने भी वो मेंबर्स थे उस एक्सपेडिशन के, दे वर फाउंड डेड। उनके ऑर्गन्स फेल हो चुके थे, उनकी बॉडीज एज हो चुकी थी। कुछ महीनों में ऐसा लगा 30-40 साल उनकी उम्र के निकल गए। उन्होंने एक गलती की थी, वो चले गए थे कैलाश पर्वत के ऊपर। अभी तो सिर्फ कुछ कदम ऊपर गए थे, तो माउंटेन ने उनकी लाइफ जो है उसको छीन लिया। अब ये हुआ क्यों? चाइना को पता नहीं, लेकिन रशियंस को पता था। रशिया का एक फिजिशियन है, फिजिक्स को मानने वाला, अनेस्ट मोल्डाशेव। उसने 99 में कुछ लिखा था। उसने बोला कि यार ये जो माउंटेन है, इसकी ज्योमेट्री को जब मैं देखता हूं तो उसकी रिपोर्ट है विच इज वेरी टेरिफाइंग। उसने क्लेम किया कि कैलाश एक पर्वत नहीं है, इट्स नॉट अ माउंटेन। उसने बोला जब शेप देखते हैं वो परफेक्ट पिरामिड की तरह है, ओरिएंटेड है एग्जैक्टली टू द कार्डिनल पॉइंट्स। मोल्डाशेव कंक्लूड करते हैं कि ये मैसिव एंशिएंट मैन मेड स्ट्रक्चर है या एक ऐसी मशीन है जो बाकी के पावर सेंटर्स को कनेक्ट करती है। उसने बोला कि ये जो माउंटेन है, ये जो स्टोनहेंज है या जो गीजा के जो पिरामिड्स हैं उसके साथ इसका लिंक है, एनर्जी सेंटर है ये। उसने बोला कि यहाँ पे जो जायंट स्लोप्स हैं रॉक्स की, और एक साइड पर वो ऐसा लगता है जैसे कि मिरर्स ऑफ टाइम है, और ये ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान इस रॉक्स के ऊपर चल के ऊपर जाता हो। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि कैसे वहां पे स्टेप्स बने हैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग उस स्टेप्स को लांग नहीं सकता। और उसने एक चीज और बोली कि यहाँ पर जो एरिया है, जैसे एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट की जो डिश होती है वो फोकस करती है एक सिग्नल को। ये जो माउंटेन है वो भी वैसा ही है, और ये माउंटेन मैनिपुलेट करता है टाइम को। इसलिए जो साइंटिस्ट है उस माउंटेन पे जाकर उनकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक मैसिव एनर्जी के वेपन के अंदर एंटर किए थे एंड खत्म होगी लाइफ। ये कोई फोकलोर नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये फिजिक्स है। ये वो फिजिक्स है जो अभी हम समझ नहीं सकते, ये रशियन साइंटिस्ट बोल रहा है।
और साथ में उसने ये भी बोला कि ये माउंटेन है कैलाश का, वो अंदर से खाली है, वो सॉलिड रॉक है ही नहीं। मोटेशेफ ने रिपोर्ट किया कि जब वो माउंटेन के पास जाता है तो वहां पर उसे अंदर से एक आवाज सुनती है, एक रिदम है, स्लो फ्रीक्वेंसी की एक हमिंग साउंड है, जैसे कि एक कोई मैसिव इंजन अंदर रन कर रहा हो अंडरग्राउंड में। और एक ऐसी आवाज है जो कभी बंद होती ही नहीं है। उसने बोला आवाज की साउंड आती है जैसे ओ करके आवाज है। हमें मालूम है कि ये ओम की आवाज है। चाइना ने भी वहां पर ड्रिल किया, वो सैंपल उनके हाथ लगा नहीं, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो हाथ धो बैठे लाइफ से। अगर आप सिचुएशन देखें आज की डेट में, हम एवरेस्ट की सब पहाड़ियों के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, वो 2000 मीटर हायर है कैलाश से। लाइन लगी पड़ी है वहां पर लोगों की जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना चाहते हैं। चाइना ने उस माउंटेन के पास चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ सके, हेलीकॉप्टर भेजा, नहीं पहुंच सके। अब चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपने जो आर्मी के बेसिस हैं उनको वहां पे बिल्ड करना शुरू कर दिया कैलाश के पास, हाईवेज बना दिए। उन्होंने मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया है नगीरी गुंसा में, जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है कैलाश से। वहां पर J16 या 17 वहां पे खड़े हैं फाइटर जेट्स। वो बॉर्डर को पेट्रोल करते हैं गन्स के साथ, लेकिन वो कभी भी कैलाश की तरफ आंख उठा के देखते नहीं है। और उन्होंने उसके बाद कभी भी वहां पर फ्लाई करने की कोशिश नहीं करी, जबकि उनके फाइटर जेट्स कैलाश के पास है। वो भारतीय जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको मॉनिटर करते हैं, उनके पासपोर्ट को चेक करते हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो ओनर हो इस एरिया के, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनके पास चाबी तो है माउंटेन की, लेकिन दरवाजा खोल नहीं सकते। नाउ दे आर जस्ट गेट कीपर्स। और उसके बाद उन्होंने जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेनियर से उसको भी हायर करने की कोशिश करी। एक मैसनर नाम के आदमी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुके हैं विदाउट ऑक्सीजन। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको चेक दिया ब्लैंक, तुमने जितनी प्राइस भरनी है भर दो, लेकिन इस माउंटेन को क्लाइम करके दिखा दो। मैसनर ने उस माउंटेन की तरफ देखा और उसके बाद उसने मना कर दिया। उसने बोला ये माउंटेन कॉन्कर करने के लिए नहीं है, इसके सामने सिर्फ झुककर माथा टेकने के लिए है, ये कॉन्कर हो ही नहीं सकता। और उसे मालूम था कि जो चाइनीज आर्मी सोचना नहीं चाहती या एक्सेप्ट करना नहीं चाहती कि कुछ प्लेसेस मैप के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो मैप से भी ऊपर होते हैं। कैलाश उसी पर्वत का नाम है। वो माथा टेक कर वापस चला गया। जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ा तो सही, बेजिंग ने उड़ाया भी, लेकिन उस फ्लाइट के डाटा को क्लासिफाई कर दिया गया। जो साइंटिस्ट वहां पे पहुंचे थे, वहां पे उनके जो नाम हैं उन सबको डिलीट कर दिया गया, दफन कर दिया। वो माउंटेन है वो आज भी खड़ा है, अनक्लाइम्ड, अनटच्ड, अनकॉन्कर्ड। वो चाइना ने अपने बेस्ट रेडार्स, बेस्ट चॉपर और अपनी पूरी एरोगेंस लगा दी इसको तोड़ने के लिए, लेकिन शिव के घर को ना तो वो लांघ सके ना पहुंच सके। और शिव ने भी बिना गोली चलाए इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और ये दुनिया की एक इकलौती प्लेस है जहां पर सुपर पावर चाइना जैसा भी झुक गया है, क्योंकि 6600 मीटर ऊपर वहां पर कोई और अथॉरिटी काम नहीं करती। सीसीपी की तो चलती नहीं है, वहां पर एक ही अथॉरिटी है, वो है महादेव की। दोस्तों, जब मैं ये देखता हूं सारी क्लासिफाइड चीजें यहां पे, जब मैं देखता हूं कि कैसे कैलाश ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। पहले इन्होंने लोगों को भेजने की कोशिश करी, वो भी सारे बीच रास्ते से वापस आ गए। दे कुड नॉट स्टे देयर। उनकी लाइफ आधी आधी नहीं, 1 साल से पहले पहले वो खत्म हो गए। इसलिए आज तक उस जो चाइना है उसने बोलना शुरू कर दिया कि हम किसी को भी माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये आस्था का मामला है। हम किसी की आस्था को टच नहीं करने देते। आस्था का मामला नहीं था, ये इनकी इज्जत की धज्जियां हमारे महादेव ने उड़ाई थी। और इनको पता है कि जब तक कैलाश इनके पास है इनका सर्वाइवल है। आप सोच के देख लीजिए, 1962 से पहले भारत तरक्की कर रहा था। हम गरीब थे लेकिन तरक्की कर रहे थे। और चाइना वो गरीब था, 2 वक्त का खाना नहीं था इसके पास।
लेकिन 62 के वॉर के बाद जैसे ही कैलाश इनके पास आया, इसकी तरक्की रुकी नहीं और भारत फ्रेजाइल 5 में पहुंच गया। आप सोच के देखिए, उसके बाद महादेव की प्रार्थना या अर्चना ये करनी शुरू करी मोदी जी ने 2014 से। और जब से महादेव को दोबारा से हम लाइमलाइट लेके आए हैं या फोर फ्रंट पे लेकर आए हैं, तब से भारत की तरक्की भी हो रही है। और मोदी जी का सपना है कि कैलाश भारत में आना चाहिए। इसीलिए जब मोदी जी ने कैलाश पर्वत को भारत में खड़े होकर वहां पर प्रार्थना करी थी, सामने कैलाश था। आपको याद होगा, 3-4 साल पुरानी बात है, एक प्रण लिया था, ये पर्वत वापस लेकर रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब ये कैलाश भी और मानसरोवर ये सब भारत का पार्ट होंगे। उसके बाद देखिए, वी विल बिकम अनस्टॉपेबल। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।